नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करेंगे जिसने भारत की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, दस्तावेज 52.pdf के कुछ अंश और तस्वीरें, वो हमें इस कहानी के महत्वपूर्ण मोड़ों की एक झलक दिखाते हैं। हाँ, ये कंपनियां व्यापार करने आई थी, है ना? लेकिन फिर यहीं की राजनीति और सत्ता संघर्ष में उलझ गई। सही कहा। वो व्यापार से शुरू हुआ लेकिन बात बहुत आगे निकल गई। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों के जरिए समझना कि ये यूरोपीय खिलाड़ी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब भारत कब और कैसे पहुंचे। हाँ, कहाँ उन्होंने अपने अड्डे जमाए और उनकी आपस में होड़ क्यों बढ़ी। और खासकर वो कर्नाटक युद्ध, उनका क्या मामला था जिन्होंने अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया। बिल्कुल। चलिए इस दिलचस्प इतिहास की तह तक चलते। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है उस समय से जब यूरोप में नए समुद्री रास्तों की खोज की एक तरह से होड़ मची हुई थी। मतलब पहले रास्ते नहीं थे क्या? रास्ते थे, जमीनी रास्ते थे, खासकर एशिया से व्यापार वाले, लेकिन उन पर क्या कहते हैं, उस्मानी तुर्कों का नियंत्रण हो गया था। तो यूरोप के देशों को भारत और मसाला द्वीपों तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता चाहिए था, बिना किसी रोक टोक वाला। अच्छा, और इस खोज में सबसे पहले कौन कामयाब हुआ? इसमें बाजी मारी पुर्तगालियों ने। स्रोत हमें बताता है कि वास्को डी गामा वो 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये यूरोप से भारत तक सीधे समुद्री रास्ते की एक बड़ी खोज थी। बिल्कुल। और वहां के जो स्थानीय शासक थे, जेमोरिन, उन्होंने स्वागत भी किया। अच्छा। हाँ, जेमोरिन ने स्वागत तो किया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये घटना आगे चलकर क्या मोड़ लेगी। वहां जो पहले से व्यापारी थे, अरब व्यापारी, उन्हें जरूर खतरा महसूस हुआ होगा, जी। क्योंकि उनका जो व्यापार पर एकाधिकार था वो टूटने वाला था। तो पुर्तगालियों का इरादा सिर्फ व्यापार नहीं था। नहीं, इरादा सिर्फ व्यापार का नहीं था, वो इस पूरे समुद्री व्यापार पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। अच्छा। इसी कोशिश में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम आता है। 1505 में वो भारत में पहला पुर्तगाली वाइसरॉय, मतलब गवर्नर जनरल बनकर आया। जी हाँ। और उसकी एक खास नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्या थी? शांत जल की नीति। हाँ, शांत जल की नीति। अल्मीडा की सोच ये थी कि पुर्तगाल को जमीन पर किले बनाने के बजाय हिंद महासागर पर अपनी नौसेना का नियंत्रण मजबूत करना चाहिए। मतलब समंदर पर राज करो। बिल्कुल, समंदर पर राज करो तो व्यापार अपने आप चलेगा। ये एक तरह से समुद्री साम्राज्य बनाने का विचार था। लेकिन फिर अगला वाइसरॉय आया, अल्फांसो द अल्बुकुर्क, 1509 में। हाँ। वो कुछ अलग सोचता था। स्रोत तो उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहता है। बिल्कुल सही। अल्बुकर्क ने समझा कि भाई सिर्फ समुद्री ताकत से काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी पैर जमाने के लिए अड्डे चाहिए। तो उसने क्या किया? उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा? अच्छा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि गोवा एक बेहतरीन बंदरगाह था और आगे चलकर यही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बना। अल्बुकर्क ने ही कोचिन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री भी स्थापित की। फैक्ट्री मतलब कारखाना? नहीं, उस जमाने में फैक्ट्री का मतलब कारखाना नहीं होता था। ये एक तरह का व्यापारिक केंद्र या कोठी समझिए, जहां कंपनी के लोग रहते थे, अपना माल जमा करते थे और व्यापार करते थे। और अक्सर ये किलेबंद होती थी, सुरक्षा के लिए। अच्छा, ये बात है। दिलचस्प बात है कि स्रोत ये भी बताता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने ही की। हाँ, ये उनके कुछ सांस्कृतिक योगदानों में से एक गिना जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर उनका ध्यान तो मसाला व्यापार और समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने पर ही रहा। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आया? पुर्तगालियों के बाद नंबर आया डच लोगों का, जो आज के नीदरलैंड्स या हॉलैंड के रहने वाले थे। उनकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। और वो भी व्यापार करने आए? जी हाँ, और वो भी तेजी से भारत के व्यापार में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1605 में, मसूलीपट्टनम में। ये आंध्र प्रदेश में है और उस समय गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। मसूलीपट्टनम, अच्छा। और कहीं? पुलिकट भी उनका एक अहम केंद्र बना। बाद में उन्होंने बंगाल में भी पैर पसारे और चिंसूरा में 1653 में गुस्तावुस फोर्ट नाम का एक किला भी बनाया। स्रोत कहता है कि डच लोग भारत से सूती कपड़ों के निर्यात में माहिर हो गए थे। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पुर्तगालियों का जोर ज्यादातर मसालों पर था,
लेकिन डचों ने भारतीय सूती वस्त्रों की यूरोप में जो बढ़ती हुई मांग थी उसको पहचाना अच्छा। और उसे अपना मुख्य निर्यात बना लिया। मसालों के अलावा वो रेशम, अफीम, इनका भी व्यापार करते थे। एक और अनोखी बात जो स्रोत में दर्ज है, डचों ने भारत में पहली बार लोगों को नियमित तनख्वाह पर काम पर रखना शुरू किया, जिसे हम आज की भाषा में औद्योगिक वेतनभोगी कह सकते हैं। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, ये उस जमाने के लिहाज से एक नई व्यवस्था थी। लेकिन डचों का दबदबा ज्यादा समय तक नहीं चला, अंग्रेजों से उनकी टक्कर हुई। हाँ, अंग्रेजों से उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, खासकर मसाला द्वीपों यानी इंडोनेशिया पर नियंत्रण को लेकर। भारत में भी संघर्ष हुआ और 1759 में बंगाल में एक लड़ाई हुई, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध? हाँ, उसमें अंग्रेजों ने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया। इसके बाद भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति लगभग खत्म हो गई और वो बस व्यापार तक ही सिमट कर रह गए। तो अब आते हैं अंग्रेजों पर, जिनकी कहानी भारत के इतिहास पर सबसे ज्यादा हावी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार मिला था। जी। लेकिन उनकी शुरुआत भी कोई बहुत आसान नहीं थी। कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे व्यापार की इजाजत लेने। हाँ, पर पुर्तगालियों ने वहां बहुत विरोध किया और दरबार की अपनी राजनीति थी, तो हॉकिंस को एक तरह से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन वो लगे रहे। हाँ, लगे रहे। आखिरकार 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिली गई, सूरत में? जो उस समय पश्चिमी भारत का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल, तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो वो राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए। अच्छा। वो ज्यादा कामयाब रहे। उन्होंने कंपनी के लिए भारत के अलग-अलग हिस्सों में व्यापार करने की कुछ और रियायतें हासिल कर ली। और अंग्रेजों ने सिर्फ पश्चिम भारत तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, दक्षिण में भी गए। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण में मसूलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री तो 1611 में ही खुल गई थी। फिर 1639 में उन्हें एक स्थानीय शासक से मद्रास में जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पे मिला, मतलब किराया या लीज पर समझिए। मद्रास में? जी। और यहीं उन्होंने अपनी किलेबंद बस्ती बसाई और उसे नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये किला बनाना एक अहम मोड़ था। बहुत अहम मोड़ था। ये दिखाता है कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारिक कोठियां नहीं बना रहे थे, वो सुरक्षित और मजबूत ठिकाने बना रहे थे जहां से वे अपनी ताकत बढ़ा सकें। और यही किलेबंद बस्तियां बाद में उनके सत्ता विस्तार का आधार बनी। और फिर बॉम्बे की कहानी, वो तो और भी दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, और उन्हें बॉम्बे का द्वीप दहेज में मिला। हाँ, अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राजा ने 1668 में ये पूरा द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, सिर्फ 10 पाउंड सालाना की मामूली किराए पर। बस 10 पाउंड सालाना? जी हाँ, शायद उस वक्त ब्रिटिश राजघराने को भारत में जमीन के इस टुकड़े की उतनी अहमियत नहीं लगी होगी जितनी कंपनी को लगी। हाँ, कंपनी ने तो उसे एक बड़ा बंदरगाह बना दिया। बिल्कुल। बॉम्बे को उन्होंने एक प्रमुख बंदरगाह और अपने पश्चिमी मुख्यालय के रूप में विकसित किया। अच्छा, और उधर पूर्व में बंगाल में क्या चल रहा था? बंगाल पर भी उनकी नजरें थीं। 1698 में उन्होंने बंगाल के सूबेदार से 3 गांव सूतानुटी, कालीकाता और गोविंदपुर इनकी जमींदारी हासिल कर ली। जमींदारी मतलब लगान वसूलने का अधिकार? हाँ, उन गांवों से लगान वसूलने का अधिकार मिल गया और यहीं पर जॉब चार्नोक नाम के एक अंग्रेज ने उस शहर की नींव रखी जो आगे चलकर कलकत्ता बना। कलकत्ता, जो बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा। जी, और यहाँ भी उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। तो पैटर्न साफ दिख रहा है, व्यापारिक केंद्र, फिर किलेबंदी, बिल्कुल। और फिर आया 1717 का वो शाही फरमान जिसे दस्तक कहा गया। बिल्कुल। ये क्या था और इतना महत्वपूर्ण क्यों था? देखिए, ये मुगल बादशाह थे फारूक सियर, उन्होंने जारी किया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना कोई चुंगी या अतिरिक्त कर दिए, मतलब टैक्स फ्री, मुक्त व्यापार करने की इजाजत मिल गई। पूरी तरह टैक्स फ्री? हाँ, कंपनी को एक पास या दस्तक जारी करने का अधिकार मिल गया। वो पास दिखाकर उनका माल बिना रोक टोक आ जा सकता था। ये कंपनी के लिए जबरदस्त फायदा था। लेकिन क्या इसी दस्तक ने बाद में झगड़े की जड़ भी डाली? हाँ, यहीं से असली समस्या शुरू हुई। हुआ ये कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इस दस्तक का इस्तेमाल करने लगे, बिना टैक्स दिए अपना माल बेचने लगे। अच्छा,
तो नवाब को तो नुकसान हुआ होगा। फिर बिल्कुल, इससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का नुकसान होने लगा और यही दस्तक का दुरुपयोग आगे चलकर नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का एक बड़ा कारण बना, जिसका नतीजा फिर प्लासी का युद्ध हुआ, लेकिन उस पर हम शायद बाद में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। अंग्रेजों के अलावा डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी 1616 में, पर उनका प्रभाव ज्यादा नहीं रहा। और फिर सबसे आखिर में आए फ्रांसीसी। हाँ, फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664 में। इसे फ्रांस के राजा थे लुई 14वां, उनके मंत्री कोलबर्ट ने शुरू करवाया था। अच्छा। और एक बड़ा फर्क यह था कि फ्रांसीसी कंपनी काफी हद तक सरकारी नियंत्रण में थी, उसे सरकार से पैसा मिलता था, जबकि अंग्रेजी कंपनी ज्यादातर एक निजी संस्था थी जिसमें व्यापारियों का पैसा लगा था। तो इसका कोई असर पड़ा? हाँ, शायद इस अंतर का असर उनकी कार्यशैली और फैसलों पर भी पड़ा होगा। सरकारी कंपनी होने के नाते फैसले लेने में शायद उतनी तेजी या आजादी ना हो। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? उन्होंने भी शुरुआत सूरत से ही की 1668 में, फिर मसूलीपट्टनम में भी खोली, लेकिन उनका जो मुख्य केंद्र बना वो था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी। जी, उसकी स्थापना उन्होंने 1673-74 के आसपास की और उसे अपना मुख्यालय बनाया। तो अब मैदान में कई यूरोपीय खिलाड़ी थे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, लेकिन असली मुकाबला तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ही होना था। हाँ, बिल्कुल। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते भारत में व्यापार और राजनीतिक प्रभाव के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सीधी टक्कर शुरू हो गई। यहीं से कर्नाटक युद्धों की भूमिका शुरू होती है। एकदम सही। इसी संघर्ष ने 3 कर्नाटक युद्धों का रूप लिया। ये युद्ध मुख्य रूप से कोरोमंडल तट और उसके आसपास के इलाकों में लड़े गए, जिसे यूरोपीय लोग उस समय कर्नाटक कहते थे। इन युद्धों का कारण क्या था? क्या ये सिर्फ भारत में दबदबे की लड़ाई थी? नहीं, इसके 2 पहलू थे। एक तो जाहिर है भारत में व्यापार पर एकाधिकार और राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने की सीधी होड़ थी ही। हाँ। दूसरा, ये युद्ध यूरोप में जो अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था उसी का विस्तार थे। मतलब जब यूरोप में दोनों देश लड़ते तो उनकी कंपनियां यहाँ भारत में भी भिड़ जाती। अच्छा, तो यूरोप की लड़ाई का असर यहाँ भी पड़ता था। हाँ, और साथ ही दक्षिण भारत के जो स्थानीय नवाब थे, राजा थे, उनके आपसी झगड़ों और उत्तराधिकार के विवादों ने भी इन्हें यहाँ अपनी ताकत आजमाने का मौका दे दिया। ये उनके झगड़ों में कूद पड़ते थे, किसी एक का पक्ष लेकर। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746-48 वो कैसे शुरू हुआ? वो यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का नतीजा था। भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इस युद्ध में एक खास बात यह हुई कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, जो अंग्रेजों का गढ़ था। अच्छा। हाँ, हालांकि जब यूरोप में एक्सला-शपेल की संधि हुई 1748 में, तो युद्ध खत्म हो गया और संधि की शर्तों के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। तो नतीजा लगभग बराबरी का रहा। हाँ, कह सकते हैं, कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। लेकिन दूसरा युद्ध 1749-54 ज्यादा गंभीर था। इसमें डुप्ले और क्लाइव जैसे नाम सामने आते हैं। जी हाँ, ये युद्ध ज्यादा उलझा हुआ था। ये स्थानीय रियासतों हैदराबाद और कर्नाटक यानी आरकोट के नवाबों के उत्तराधिकार के झगड़ों को लेकर हुआ। तो इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी कैसे शामिल हुए? दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का पक्ष लिया। इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसने बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई। उसने भारतीय शासकों की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने की जोरदार कोशिश की। डुप्ले, हाँ, उसका नाम काफी आता है। हाँ, एक समय तो ऐसा लगा कि फ्रांसीसी सफल हो रहे हैं, लेकिन फिर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पासा पलट दिया। खासकर आरकोट के घेरे में क्लाइव की सफलता निर्णायक रही। रॉबर्ट क्लाइव। जी, ये युद्ध पांडिचेरी की संधि 1754 से खत्म हुआ। इसमें डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। और फिर तीसरा और निर्णायक युद्ध 1758-63। हाँ, ये यूरोप में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध यानी 7 Years वॉर का सीधा नतीजा था। इस बार लड़ाई और ज्यादा व्यापक थी और इसमें सबसे निर्णायक मोड़ आया 1760 में। 1760 में क्या हुआ? वॉन्डीवॉश की लड़ाई हुई। वॉन्डीवॉश। हाँ, यहाँ अंग्रेज सेनापति थे सर आयरकूट। उन्होंने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली को बुरी तरह हराया। ये फ्रांसीसियों के लिए करारी हार थी। तो वॉन्डीवॉश की लड़ाई ने फैसला कर दिया? बिल्कुल। वॉन्डीवॉश की हार ने भारत में फ्रांसीसी सपनों को लगभग चकनाचूर कर दिया। युद्ध का औपचारिक अंत तो 1763 की पेरिस की संधि से हुआ। उस संधि में क्या था? संधि के तहत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी और कुछ दूसरी बस्तियां वापस तो मिल गईं, लेकिन एक शर्त थी।
क्या शर्त? शर्त ये थी कि वे इन बस्तियों की किलेबंदी नहीं कर सकते और ना ही वहां सेना रख सकते हैं। अच्छा, मतलब अब वो सिर्फ व्यापारी बनकर रह सकते थे। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक या सैन्य शक्ति के तौर पर उनका खेल खत्म हो गया था। तो इन कर्नाटक युद्धों ने तय कर दिया कि भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति हावी होगी। अंग्रेजों की जीत के क्या कारण रहे होंगे? क्या स्रोत कुछ इशारा करता है? स्रोत सीधे तौर पर कारणों का विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। शायद अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत बेहतर थी, उनकी कंपनी निजी थी, तो फैसले लेने में ज्यादा आजादी थी, तेजी थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में थी। हाँ, ये फर्क आपने बताया था। फिर रॉबर्ट क्लाइव जैसा नेतृत्व भी एक बड़ा कारक रहा। शायद अंग्रेजों के पास संसाधन भी बेहतर थे। इन सब चीजों ने मिलकर नतीजा उनके पक्ष में कर दिया। इसी बीच बंगाल में भी माहौल बदल रहा था। आपने अलीवर्दी खान का जिक्र किया था, जो नवाब बने थे। उनकी वो मधुमक्खियों वाली बात क्या थी? अलीवर्दी खान एक चतुर शासक थे। उनका कहना था कि ये यूरोपीय लोग, खासकर अंग्रेज, मधुमक्खियों की तरह हैं। मधुमक्खियों की तरह? हाँ, मतलब अगर उन्हें छेड़ो नहीं तो शहद देंगी, यानी व्यापार से लाभ मिलेगा, लेकिन अगर छेड़ा तो डंक मार मार कर खत्म कर देंगे। अच्छा, तो वो उनकी ताकत को समझते थे। हाँ, ये उनकी ताकत और उनके इरादों के प्रति उनकी समझ थी, और एक तरह की चेतावनी भी। वो यूरोपियों को नियंत्रण में रखना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा था कि ये आसान नहीं होगा। और दस्तक का मुद्दा तो था ही। हाँ, वो मुद्दा तो बढ़ता ही जा रहा था। दस्तक का दुरुपयोग नवाब और कंपनी के बीच लगातार टकराव का कारण बन रहा था। अलीवर्दी खां के बाद जब उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने, तो ये टकराव और बढ़ गया। और फिर प्लासी का युद्ध हुआ। हाँ, जो अंततः प्लासी 1757 और फिर बक्सर 1764 के युद्धों तक पहुंचा। और इन युद्धों ने बंगाल और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजी राज की नींव डाल दी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कहानी शुरू हुई व्यापार की खोज से। जी। पुर्तगाली आए, समुद्री रास्ते खोले, गोवा पर कब्जा किया। हाँ। डच आए, कपड़ा व्यापार में नाम कमाया, पर अंग्रेजों से हार गए। सही। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे मजबूत केंद्र बनाए, किलेबंदी की, दस्तक जैसी रियायतें हासिल की। फ्रांसीसी उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बने, लेकिन कर्नाटक युद्धों में हार गए। बिल्कुल। ये यात्रा धीरे धीरे व्यापार से राजनीतिक वर्चस्व की ओर बढ़ी, और कर्नाटक युद्धों का परिणाम इसमें निर्णायक साबित हुआ। इसने भारत में अंग्रेजों के लिए मैदान साफ कर दिया। फ्रांसीसियों की हार और फिर बंगाल पर नियंत्रण, प्लासी और बक्सर के बाद इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। एकदम सही। आज के इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि ये घटनाएं सिर्फ इतिहास की तारीखें और नाम नहीं है। इन्होंने भारत के भविष्य को बहुत गहराई से प्रभावित किया। बिल्कुल। चलिए, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कर्नाटक युद्धों का नतीजा उल्टा होता, अगर फ्रांसीसी जीत जाते और अंग्रेजों की जगह वे भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति बनते, तो आज भारत कैसा होता? क्या उनकी नीतियां, उनका शासन का तरीका, उनका सांस्कृतिक प्रभाव, क्या वो अंग्रेजों से अलग होता? हाँ, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है, जो हमें इतिहास के इन मोड़ों के महत्व को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं का भी उनकी दिलचस्पी और समय के लिए धन्यवाद। द डीप डाइव के अगले अंक में फिर मिलेंगे।